नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया के एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे जो बेहद ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर की डेथ के 57 साल बाद भी उनके नाम के जिक्र मात्र से हमारी जहन में सवालों की बाढ़ सी आ जाती है। क्या विनायक दामोदर सावरकर एक फ्रीडम फाइटर थे या ट्रीटर थे? अगर ट्रीटर थे तो क्यों ब्रिटिश क्राउन ने उन्हें 50 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया? क्या वीर सावरकर सच में वीर थे? अगर वह वीर थे तो क्यों उन्होंने ब्रिटिश राज को अपना माफीनामा दिया? फादर ऑफ हिंदुत्व कहलाने वाले सावरकर ने क्यों अपने आप को एथीस्ट का दर्जा दिया? महान लक्ष्य के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे थॉट्स रखने वाले विनायक दामोदर सावरकर क्यों हमारे देश के इतिहास के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर बनकर उभरे? दोस्तों, आज हम वीर सावरकर का सच जानने की कोशिश करेंगे। हम उनकी लाइफ के साथ साथ उनसे रिलेटेड हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे को हम जानेंगे कि क्या वजह है कि आज भी सावरकर को, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें लोगों का प्यार और तिरस्कार दोनों झेलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भगूर नामक गांव में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर हुआ था। अपने माता पिता को काफी छोटी उम्र में खो देने के कारण विनायक बचपन में ही समझ गए थे कि उनका जीवन आसान नहीं रहने वाला है। सावरकर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन शिवाजी स्कूल नासिक से की। स्कूल के दौरान ही सावरकर राइटिंग और पॉलिटिक्स में बेहद ही रुचि लेते थे। अपनी पहली कविता सावरकर ने 10 साल की उम्र में लिखी थी, जिसको पुणे के एक लोकल पेपर में पब्लिश किया गया। उनके पिता काफी स्ट्रिक्ट और रिलीजियस थे, इसी कारण रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ सावरकर ने बचपन में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और यहीं से जागा उनका हिंदुत्व का जुनून। दुनिया को 12 साल की छोटी उम्र में सावरकर के रिबेलियस एटीट्यूड की पहली झलक देखने को मिली, जब अपने ही गांव में हिंदू मुस्लिम राइट्स के दौरान घायल हुए हिंदुओं का नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर ने किया। इस घटना के बाद से गांव के लोगों ने उन्हें वीर सावरकर बुलाना शुरू कर दिया। सावरकर अपने जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस बाल गंगाधर तिलक और अपने बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर से थे। सावरकर तिलक को अपना गुरु मानने लगे और उनके द्वारा शुरू किया गया गणेश उत्सव का आयोजन अपने स्कूल और गांव में करने लगे। साल 1920 में सावरकर के जीवन में यमुनाबाई आईं, जिनसे उनका विवाह हुआ। उम्र के साथ साथ सावरकर का एजुकेशन और राइटिंग का जुनून भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से और आगे पढ़ पाना मुश्किल नजर आ रहा था। यहाँ यमुनाबाई ने सावरकर का साथ निभाया और अपने पिता से कहकर उनका एडमिशन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में करा दिया। कॉलेज में कदम रखते ही सावरकर पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। आइए जानते हैं सावरकर के बेहतरीन सफर के बारे में। तिलक द्वारा लगाई गई आजादी की चिंगारी अब सावरकर के दिमाग में एक आग बन चुकी थी। साल 1903 में अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर सावरकर ने मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन फर्ग्यूसन कॉलेज में किया। इसे ही आगे चलकर 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। सन 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ, सावरकर देश के उन चंद व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और देखते ही देखते यह होली देश की कोने कोने में जलने लगी। सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े युवाओं ने ब्रिटिश के खिलाफ तेजी से लिखना शुरू किया। साथ ही सावरकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे। दोस्तों, इसी बीच अभिनव भारत सोसाइटी ने सावरकर के साथ मिलकर विशाल विदेशी कपड़ों की होली जलाने का प्लान बनाया। सावरकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इस मास बोनफायर में खुद सावरकर के गुरु बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इन गतिविधियों के चलते फर्ग्यूसन
कॉलेज से 1906 में सावरकर को एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन किसे पता था कि सावरकर का जीवन अब एक नए और कंट्रोवर्शियल रास्ते पर जाने वाला था। दरअसल स्वदेशी मूवमेंट में सावरकर के योगदान को देखते हुए श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई, जिसकी मदद से सावरकर का एडमिशन ग्रीज इन लॉ यूनिवर्सिटी लंदन में हो गया। लीगल नॉलेज हासिल करने के सपने के साथ सावरकर ने 3 जुलाई 1906 को लंदन में कदम रखा। लेकिन यहाँ भी पॉलिटिक्स और अपने देश की आज़ादी की तमन्ना उनके दिलों में छाई हुई थी। सावरकर ने लंदन आते ही इंडिया हाउस में शरण ले ली। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्टैब्लिश इंडियन स्टूडेंट और फ्रीडम फाइटर के लिए घर से दूर एक घर था। देखते ही देखते सावरकर कृष्णा वर्मा के सबसे ट्रस्टेड साथी बन गए। सावरकर ने देश से दूर लंदन में एक और सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम फ्री इंडिया सोसाइटी रखा गया। सोसाइटी में पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम्स और इंडिया की फ्रीडम पर डिस्कस किया जाता था। धीरे धीरे सावरकर की देशभक्ति में फिर से उबाल आने लगा। देश और उनके बीच की दूरी उनको रोकने में असमर्थ दिखाई दी जब उन्होंने लंदन से इंडिया में बॉम्ब मैनुअल सप्लाई करना शुरू किया। इन्हीं सोसाइटी की मीटिंग में सावरकर की मुलाकात मदन लाल ढींगरा से हुई। धीरे धीरे आज़ादी के 2 दीवानों में गहरी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती का धमाका 1 जुलाई 1909 को पूरी दुनिया ने सुना, जब इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन की सीढ़ियों पर ढींगरा ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एडवाइजर कर्नल वायली को शूट कर दिया। ढींगरा द्वारा चलाई गई इस गोली की गूंज इंग्लैंड से इंडिया तक सुनाई दी। इस हत्या के दौरान वैसे तो सावरकर ढींगरा के साथ नहीं थे, पर इंग्लैंड पुलिस को अपनी सोर्सेस से जानकारी मिली कि ढींगरा को रिवॉल्वर सावरकर द्वारा ही सप्लाई की गई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए सावरकर अंडरग्राउंड हो गए। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर ली थी। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में मिंटो रिफॉर्म इनेक्ट किया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत एक ऐसा प्रोविजन किया गया कि रिलीजन के आधार पर अलग अलग मतदान करने का अधिकार होगा, यानी प्रोविंशियल काउंसिल में मुस्लिम मेंबर को मुस्लिम वोटर ही इलेक्ट करने का राइट रखेंगे। इस पॉलिसी का विरोध वैसे तो लगभग हर नेशनलिस्ट लीडर ने किया, पर इसके अगेंस्ट आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट किया सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर और अभिनव भारत सोसाइटी ने, जिसके फाउंडर थे खुद विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर। इसके बाद गणेश दामोदर सावरकर पर सेडिशन चार्ज लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट एटीएम जैक्सन ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया और 8 जून 1909 को गणेश दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर इस दौरान लंदन में थे और गणेश दामोदर सावरकर जेल जा चुके थे। इस तरह अभिनव भारत सोसाइटी अपनी दोनों फाउंडर के बिना अनाथ सी हो गई थी। इसी बीच एक नाम ने ब्रिटिश हुकूमत को एक बार फिर से हिला कर रख दिया। वो नाम था अनंत कान्हेरे। अनंत भी अभिनव भारत के मेंबर थे और गणेश दामोदर के काले पानी की सजा से काफी आहत थे। अनंत के गुस्से ने आग का रूप ले लिया और 21 दिसंबर 1909 को उन्होंने एटीएम जैक्सन को गोली मार दी। दोस्तों, क्योंकि अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर सावरकर थे, इसीलिए जैक्सन की हत्या का जो शक था वो सावरकर पर जाना ऑब्वियस था। ब्रिटिश फोर्सेस ने कन्हेरे के साथियों से कुछ लेटर्स बरामद किए जो सावरकर ने उन्हें भेजे थे और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई रिपोर्ट से ब्रिटिश के होश उड़ गए, क्योंकि खुलासा हुआ कि जिस पिस्टल से जैक्सन की हत्या की गई थी वह हमारे बीडी सावरकर ने इंग्लैंड से सप्लाई की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर के नाम पर इमीडिएट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। दोस्तों, इमीडिएट वारंट के बावजूद ब्रिटिश को तकरीबन 1 साल लगा सावरकर को अरेस्ट करके उन पर केस इनिशिएट करने में। दरअसल दोस्तों, वारंट की खबर सुनते ही रातों रात सावरकर इंग्लैंड छोड़कर
मैडम भीखाजी कामा के घर पेरिस के लिए निकल गए। हालांकि कुछ समय बाद वो फिर से इंग्लैंड लौटे और 13 मार्च 1910 को लंदन में कदम रखते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश ऑफिसर सावरकर को लेकर इंडिया के लिए मौर्य नामक शिप में लंदन से डिपार्ट हुए, पर हमारे सावरकर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही ब्रिटिश शिप फ्रेंच पोर्ट पर अराइव हुआ, सावरकर शिप से एस्केप कर गए। सावरकर ने फ्रांस की धरती पर कदम रखते ही फ्रेंच गवर्नमेंट से पॉलिटिकल असाइलम की डिमांड की। सावरकर को कानून का ज्ञान था। वो जानते थे कि किसी फॉरेन कंट्री में अरेस्ट को इवेल करना उनके लिए आसान होगा। सवाल यह खड़ा हुआ कि सावरकर का असली हकदार कौन, फ्रेंच या ब्रिटिशर। यह केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। हालांकि कुछ महीनों बाद फैसला ब्रिटिश गवर्नमेंट के पक्ष में आया। सावरकर को आखिरकार भारत लाया गया। साल 1911 4 जुलाई को ब्रिटिश इंडियन कोर्ट ने 28 साल के सावरकर को सेक्शन 121A IPC कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ साजिश रचने के कारण इन्हें 50 साल की काले पानी की सजा सुनाई गई और सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। दोस्तों, सावरकर 6 जनवरी 1924 को काफी संघर्षों के बाद रिलीज हुए। स्टिल ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 1937 तक रत्नागिरी में कन्फाइनमेंट में रखा, जो ब्रिटिश हुकूमत में सावरकर के खौफ को दर्शाता है। दोस्तों, सावरकर ने पॉलिटिक्स के साथ आजादी के लिए कलम का भी बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक 1909 में लिखी, जिसने उस वक्त की क्रांतिकारियों के लिए एक ग्रंथ का रूप ले लिया था, क्योंकि सावरकर पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को इंडिया का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ब्रिटिश क्राउन ने तो दुनिया के सामने बस इसे एक म्यूटनी का नाम दे दिया था। इसके अलावा सावरकर उस वक्त जेल गए जब कैदियों को पेन और बुक्स की सुविधा भी नहीं मिला करती थी। इसके बावजूद सावरकर ने लगभग 7000 कविताएं माँ भारती के लिए जेल में बनाई और उसे याद की। यह प्रमाण था उस शख्स की अटूट देशभक्ति का, उसकी हार न मानने वाली आत्मशक्ति का। लेकिन सेलुलर जेल में सजा काटने के दौरान सावरकर द्वारा लिखे गए माफीनामे आज भी एक क्रांतिकारी के दामन पर दाग का काम कर रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा। दोस्तों, सावरकर ने अंडमान जेल यानी काला पानी से ब्रिटिश सरकार को अपनी पहली मर्सी पिटीशन यानी माफीनामा 3 सितंबर 1911 को भेजी, जो ब्रिटिश ने खारिज कर दी। इसके बाद 14 नवंबर 1913 को जब इंडियन गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर रेजिनल क्रैडॉक जेल के दौरे पर आए, तब सावरकर ने उन्हें अपने हाथों से मर्सी पिटीशन को हैंड ओवर किया, जिसमें सावरकर ने लिखा था कि मैं अब वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता और ब्रिटिश सरकार को किसी भी कैपेसिटी में सर्व करने के लिए रेडी है, बस उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। सावरकर के इस पिटीशन को भी ब्रिटिश कोर्ट ने डिनाई कर दिया। अगेन सावरकर ने 1917 में 3rd पिटीशन फाइल की। इस बार उन्होंने अपने साथ साथ जेल के सारे पॉलिटिकल प्रिजन्स के लिए जनरल एमनेस्टी की डिमांड की, पर एक बार फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे नकार दिया गया। सावरकर ने हार न मानते हुए एक और पिटीशन साल 1920 में फाइल की, जिसका आधार उन्होंने 1920 में आए ब्रिटिश क्राउन डिक्लेरेशन ऑफ क्लेमेंसी फॉर पॉलिटिकल प्रिजन्स को बनाया। इसके बाद फाइनली ब्रिटिश क्राउन ने 1921 में सावरकर को अंडमान के जेल से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया, मगर कुछ शर्तों के साथ। दोस्तों, सावरकर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन साइन कराया, जिसमें लिखा था कि सावरकर अपनी कन्वेक्शन ब्रिटिश कोर्ट के वर्डिक्ट और इंडिया में ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते हैं, और यही डिक्लेरेशन बना सावरकर और उनके भाई गणेश की आजादी और बदनामी दोनों का कारण। तो उसका एक रीजन सेलुलर जेल और काला पानी का माहौल था। दोस्तों, अगर बात माफीनामे या डिक्लेरेशन के पीछे की रीजन की जाए, यहाँ पनिशमेंट की हिस्ट्री टॉर्चर और ब्रूटलेस्ट रही है। 6 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऑयल ग्राइंडिंग मशीन को हाथों से ऑपरेट करना, हफ्तों तक खाना न मिलना, ये सब पनिशमेंट इनह्यूमन थे। सावरकर
कानून के जानकार थे, इसीलिए उन्हें पता था कि पॉलिटिकल कैदियों के लिए कुछ अधिकार होते हैं। सावरकर ने जेल में अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना स्टार्ट किया और सेल्यूलर जेल में लाइब्रेरी भी बनवाई, जिसे आज लोग माफीनामा कहते हैं। वो उनका लीगल राइट था जिसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगा। काले पानी के लाइफ के स्ट्रगल के साथ साथ वह अपनी वाइफ यमुना देवी के लिए भी बहुत कंसर्न थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर को गिरफ्तार करने के साथ उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पत्नी यमुना बाई को अकेले ही इन सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ा। कुछ हिस्टोरियन का यह भी कहना है कि सावरकर वाज द ओनली पर्सन हु न्यू द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड टाइम। इसी के चलते उन्होंने यह डिक्लेरेशन और मर्सी पिटीशन फाइल की। उनको पता था कि वो देश और अपने समाज के लिए जेल में 50 साल गुजार कर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बस इसीलिए वो किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहते थे। आइए अब सावरकर के जीवन से जुड़े एक और कंट्रोवर्शियल पहलू पर नजर डालते हैं, जो है उनके हिंदुत्व पर विचार, थॉट ऑन हिंदुत्व। दोस्तों, सावरकर चाहे लंदन में थे या काले पानी में, एक चीज जिसने उन्हें टूटने नहीं दी वह था हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व एकता के लिए काम करने का जोश। हालांकि हिंदू धर्म में विश्वास रखते हुए भी सावरकर हिंदू की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिस के बहुत बड़े क्रिटिक माने गए हैं। उनका मानना था कि हिंदू के कुछ रिलीजियस अंधविश्वास ही हिंदू की प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा है। साथ ही सावरकर अपने पूरे जीवन में पूरे इंडिया में कास्ट सिस्टम का विरोध करते रहे। इसके अलावा रत्नागिरी जेल में रहते हुए सावरकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व, और इसी को आधार माना जाता है हिंदुत्व की थ्योरी का। इस बुक में सावरकर ने क्लियर वर्ड में हिंदू का डिफिनेशन लिखते हुए कहा कि हर वह इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदू है। कहने का मतलब यह है कि हिंदू होना किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। सावरकर ने अपने हिंदुत्व की डिफिनेशन की 3 पिलर्स बताए: एक देश, एक संस्कृति और एक जाति। सावरकर का मानना था कि जिस प्रकार देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से गंगा का निर्माण होता है, इसी तरह से जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी हिंदू के ब्रांचेज हैं जो कॉमन ब्लड शेयर करती हैं, और इनका यूनाइटेड होना हमारी आइडेंटिटी और देश में वेस्टर्नाइजेशन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ सावरकर की यह भी सोच थी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हिंदुओं का जन्म स्थान है। यही हमारी कर्म भूमि थी और यही हमारी पवित्र भूमि थी, जिसे सावरकर अखंड भारत के रूप में देखा करते थे। दोस्तों, अगर बात करें सावरकर के डेथ की, तो उन्होंने अपने लिए इच्छा मृत्यु को चुना। 1 फरवरी 1966 को अचानक सावरकर ने अपनी मेडिसिन, फूड, यहाँ तक कि पानी को भी त्याग दिया। अपने अंतिम समय में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आत्महत्या नहीं आत्मअर्पण, जिसमें सावरकर ने लिखा था, जब आदमी का लाइफ मिशन कंप्लीट हो जाए और सोसाइटी को सर्व करने की डिजायर न रह जाए तो उसे मृत्यु का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद मृत्यु के पास चले जाना चाहिए। उनकी मृत्यु से पहले उनके रिलेटिव से उनकी लास्ट रिक्वेस्ट थी कि उनका बस हिंदू रिचुअल्स के अनुसार फ्यूरल हो, लेकिन 13 दिनों का शोक न रखा जाए। इस तरह से 26 फरवरी 1966 को विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। दोस्तों, ऐसे इंसान को आप फ्रीडम फाइटर कहेंगे या कायर, ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन अपने व्यू पॉइंट साझा करना मत भूलिएगा कमेंट में। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।